आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश रत्ना सागर चैप्टर एन आइलैंड ऑफ ट्रीज, जिस चैप्टर के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक लाइन भी दी हुई है। लाइन का मतलब है कि लगता है ये प्लांट यानी ये पौधे उन लोगों को जानते हैं जो इनकी देखभाल करती है। ऐसी लाइन यहाँ पर क्यों लिखी हुई है, हम रस्किन बॉन्ड की इस छोटी सी कहानी को पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे। चलिए अब इस छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में कोकी और उसकी ग्रैंड मदर एक पुराने से कटहल के पेड़ की छांव में एक स्ट्रिंग कोट यानी एक चारपाई पर बैठे हुए हैं, जहां पर ग्रैंड मदर कोकी को अपने पिता के बारे में बताती है और बताती है उन्हें उनके प्यार के बारे में कि किस तरीके से उनके पिता ट्रीज और फ्लावर को प्यार किया करते थे। ग्रैंड मदर कहती है कि मैं उस फीलिंग को नहीं भूल सकती कि किस तरीके से प्लांट्स और ट्रीज भी मेरे पिता को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मेरे कोमलता से मेरे पिता उन ट्रीज को किया करते थे। एक सुबह मैं अपने पिता के साथ वरांडा की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। मैंने ध्यान दिया कि बेलों की कुछ शाखाएं मेरे पैरों के पास से गुजर रही थी। क्योंकि ये ठंड की एक नरम सुबह थी, सूरज की रोशनी थी और मैंने देखा कि ये जो टेंड्रिल्स हैं यानी बेलों की ये जो शाखाएं हैं वो धीरे धीरे मेरे पास से गुजरती हुई मेरे पिता के पास जा पहुंची। करीबन 20 मिनट बाद उसने उन बेलों ने बरामदा की उन सीढ़ियों को पार कर दिया और सीधे मेरे पिता के पैरों से जा टकराई। हो सकता है कि इसमें कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो इस प्लांट के इस बिहेवियर का। हो सकता है कि ये रोशनी और गर्मी की तरफ खींची जा रही हो, पर मेरा तो मानना यही है कि ये मेरे पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार जब मैं पेड़ के नीचे अकेली बैठी हुई होती हूँ तो मुझे बड़ा ही अकेलापन और बड़ा ही अ, खोया हुआ महसूस होता है। पर लेकिन जब मेरे पिता मुझे ज्वाइन करते हैं तो मुझे ये बगीचा बड़ा ही खुशनुमा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये ट्रीज भी अब मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। तुम्हारे ग्रैंड फादर यानी अब कोकी से कह रही है ग्रैंड मदर कि तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे यानी उनके पिता, कि वो उनके पिता करीबन कई सालों से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में काम कर चुकी है और ये नेचुरल सी बात है कि वो इन प्लांट्स के बारे में जानते हैं, प्लांट्स को समझते हैं और इन प्लांट्स को पसंद भी करते हैं। इसलिए रिटायरमेंट के बाद टाउन के बाहर इन्होंने एक छोटा सा ये बंगला बनवाया। इसके पास इन्होंने कुछ प्लांट्स भी लगाए, कुछ ट्रीज लगाए, जैसे आप ट्रीज यहाँ पर आसपास देख ही सकते हो, जैसे लाइम्स के ट्री, मैंगोज के ट्रीज, ऑरेंज के ट्रीज, गुआवा के ट्रीज और साथ ही जैकरेंडा और लेबेंडम के ट्री, साथ ही पर्शियन लिलक भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सभी आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने लगाए हैं। हमारी घाटी में अगर पेड़ों को थोड़ा सा मौका मिल सके तो इन प्लांट्स को ट्रीज ये प्लांट्स और ट्री इतने ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे और बड़ी ही स्ट्रोंग बनेंगे ट्रीज। फिर दादी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बताती हैं कोकी को कि ऑफ कोर्स यहाँ पर पहले हमारे इस घर से बनने से पहले बहुत से ट्रीज हुआ करते थे। यहाँ पर एक पीपल का ट्री भी था जो बड़ी ही जोर से एक एक पुराने से मंदिर की दीवारों को तोड़ता हुआ बाहर निकल रहा था। इस मंदिर की दीवारों की ईंटें उसने बाहर गिरा रही रखी थी और बड़े ही विशाल तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही थी यानी वो बढ़ रहा था। पीपल का ट्री देखने में बड़ा ही शानदार लगता है। जब हवा भी ना चल रही हो तब भी उसकी बड़ी बड़ी जो चेस्ट है यानी उसका जो तना है नीचे का और उसकी पतली पतली जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो ऐसा लगता है जैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, अपनी तरफ खींच रही हो और हमें अपने छाव में आने का निमंत्रण दे रही हो। फिर कोकी पूछती है अपनी ग्रैंड मदर से कि उस टेम्पल का क्या हुआ, जिस टेम्पल के बारे में आपका बात कर रही थी कि उस टेम्पल की दीवारें ये पीपल का ट्री गिरा रहा था, तो उस टेम्पल का क्या हुआ। तो कोकी की ग्रैंड मदर फिर बताती है कि मेरी मदर चाहती थी कि इस पीपल के ट्री को काट दिया जाए, पर मेरे पिता ने कहा कि वो इस ट्री को भी बचाएंगे और इस टेम्पल को भी। इसलिए उन्होंने इस टेम्पल को फिर से इस ट्री के चारों तरफ फिर से बनवाया। और अब देखो ये ट्री इस टेम्पल की दूसरी दीवार के साइड में है। अब ट्री भी टेम्पल को प्रोटेक्ट करता है और टेम्पल भी ट्री को प्रोटेक्ट करता है यानी बचाता है। और लोग भी अब दूर जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो भी ये सोचते हैं कि कोई इसमें फ्रेंडली स्पिरिट रहती है, इस ट्री में कोई आत्मा बसती है। तो उस ट्री के लिए, इस पीपल के ट्री के लिए वो अपने तरफ से फूल लेकर आते हैं चढ़ावे की तौर पर और इसके पास, इस ट्री के पास उन फूलों को चढ़ा देते हैं। फिर ग्रैंड मदर बताती हैं कि जब वो छोटी बच्ची थी, कोकी से कहती है कि क्या तुम जानती हो जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे पेड़ों पर चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरा मनपसंद
जो ट्री था वो था जैकफ्रूट का ट्री, क्योंकि उस पर चढ़ना बड़ा ही आसान होता है और तुम जानती हो कि इस पर तुम भी आसानी से चढ़ सकती हो। फिर आगे बात बताती हैं कि यहाँ पर एक और भी बहुत अच्छा ट्री था, वो था बनियन ट्री। वो हमारे घर के पीछे था। उसकी ब्रांचेस इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि उसकी ब्रांचेस ज़मीन को छू रही थी, और ब्रांचेस यानी डालियाँ नीचे ज़मीन पर छूने के बाद वहीं पर ज़मीन से फिर से उसमें जड़ें निकल रही थी। इस तरीके से उसके टेढ़ी मेढ़ी ये जो शाखाएँ हैं, जो ये ब्रांचेस हैं, इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया हुआ था उसके नीचे से। अब ग्रैंड मदर आगे बताती हैं कि उसकी जो ये ट्रीज हैं यहाँ पर, ये ट्रीज उसके घर से पहले से हैं, यानी जो ये घर बना हुआ है उससे भी पहले से ये यहाँ पर ट्री है। यहाँ तक कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं इनके, उनके उनसे भी पुराने हैं ये ट्री। ग्रैंड मदर कहती है कि मैं इनकी ब्रांचेस के पीछे छुप जाया करती थी, क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस की जो लीव्स हैं वो बड़ी गरी हरी रंग की बड़ी बड़ी हुआ करती थी। उनके पीछे से मैं पूरे से संसार को देखा करती थी। फिर आगे बताती हैं कि हाँ, ये जो बनियन ट्री है ये सच में अपने आप में ही एक संसार है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमल्स जो जानवर हैं वो बसते हैं, और साथ ही इसमें बहुत सारे इंसेक्ट भी रहते हैं। और इसकी जो लीव्स हैं वो पिंक कलर की हैं, बड़े ही नरम हैं, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बटरफ्लाई इसे देखने के लिए आती है, जो अपने एग्स को इसकी देखभाल के लिए यहाँ पर छोड़ जाती है। आगे बताया हुआ है कि इसकी जो पत्तियां हैं, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं हम। यहाँ पर बताया गया है जो इसकी पत्तियां हैं उसमें हनी रहता है, यानी शहद। शहद से भरी इसकी पत्तियों पर इतनी ज़्यादा स्वीट मीठा शहद होता है और इतना चिपचिपा होता है कि वो अपने आप ही वहाँ की स्क्वेरल्स यानी गिलहरियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जल्द ही ये सारी स्क्वेरल भी मेरी आदी हो चुकी थी, उन्हें आदत लग चुकी थी कि जिस तरीके से मैं पेड़ पर आती थी, और स्क्वेरल उस बात की आदी हो चुकी थी। और धीरे धीरे स्क्वेरल्स इतनी साहसी हो गई थी, इतनी स्ट्रोंग हो गई थी कि उन्होंने मेरे हाथ से खाना खाना शुरू भी कर दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ थोड़ी इससे जूम कर लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि रात के समय इस ट्री पर होक कुकू नाम के पक्षी आया करता था। उसकी चहकती हुई आवाज़ बार बार आती थी और हमें पूरी गर्मियों की रात को जगाए रखती थी। हम उस बर्ड को पपीहा कहते थे, जिसका मतलब है रेन इज कमिंग, बारिश आने वाली है। पर मेरे पिता का मानना ये था कि इंडिया में जो अंग्रेज रहते थे उस समय, और ये कहते थे कि इसका मतलब है कि जो पक्षी हैं वो बार बार चिल्ला रहे हैं ओ डियर, कि कितनी गर्मी है आज, हमें ये महसूस होता है, हमें ये महसूस होता है, हमें ये महसूस होता है। पर लेकिन अब ये इस बनियन ट्री का, जिसके बारे में अभी तक मैं बता रही थी उसे गए हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, क्योंकि एक बार एक तूफान में वो वहाँ से तबाह हो चुका था, उसकी जड़ें बाहर निकल चुकी थी और वो पूरा नष्ट हो चुका था। फिर मेरे पिता ने उसकी जगह पे दूसरा बनियन का ट्री लगाया। अभी तुम देख सकते हो ये अभी भी बहुत छोटा है, क्योंकि बनियन ट्री को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी ग्रैंड मदर अपने पिता के बारे में कहती हैं कि जो कोकी से, कि तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि बस बगीचे में प्लांट लगा दो या घर के आसपास प्लांट लगा दें। वो तो जब भी मॉनसून का समय आता था तो वो एक स्क्रब लैंड यानी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं वहाँ पर जाया करते, या फिर किसी रिवर के किनारे जाया करते, अपने पास कुछ औजार लिया करते काटने के लिए, खोदने के लिए, सैपलिंग यानी छोटे छोटे पौधे लिया करते रहते, और इन पौधों को ले जाकर वहीं पर जाकर लगा दिया करते। और उन्हें यही आशा होती कि जल्दी ही वो इस तरीके से काम करके एक जंगल क्रिएट कर देंगे, एक जंगल यहाँ पर बन जाएगा। पर लेकिन क्या होता था कि वहाँ की जितनी भी कैटल्स होती थी, जैसे गाय भैंस बकरी, ये उन सभी चीज़ों को खाकर ख़त्म कर देती थी, उन छोटे छोटे पौधों को। तभी ग्रैंड मदर ने अपने पिता से पूछा, उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ पर आता ही नहीं है, तो आपका ये फॉरेस्ट देखेगा कौन? कौन कह रही है? ग्रैंड मदर अपने पिता से कहती है ये बात, बताते हुए कि आपका ये जो फॉरेस्ट है ये कौन देखेगा जबकि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। तब ग्रैंड मदर के पिता ने उन्हें बताया था कि हम इन प्लांट्स को लोगों के लिए ही नहीं लगा रहे हैं, हम इन्हें लगा रहे हैं अपनी धरती के लिए, बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए जो इनमें रहते हैं, जिन्हें खाने की ज़रूरत है और रहने के लिए जगह चाहिए, उन सभी के लिए हम इन प्लांट्स को लगा रहे हैं। फादर ने यानी ग्रैंडमदर कह रही हैं कि मेरे पिता ने मुझे इंसानों के बारे में बताया कि क्यों सिर्फ इंसानों को ही नहीं,
बल्कि जितने भी वाइल्ड क्रिएचर्स होती हैं सभी को ट्रीज़ की ज़रूरत होती है। साथ ही उनको ट्रीज़ की डेजर्ट को दूर रखने के लिए यानी रेगिस्तान को दूर रखने के लिए यूज़ होता है। साथ ही ये ट्रीज बारिश को भी अट्रैक्ट करती हैं और साथ ही रिवर के किनारे जो ज़मीन होती है उसके उपजाऊपन को बचाने के लिए भी ये बड़े मददगार होते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे लोग जो हैं इन ट्रीज़ को काटे जा रही हैं जबकि इनकी जगह पे वो कोई और प्लांट लगा भी नहीं रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन कोई भी जंगल नहीं बचेगा इस दुनिया में और कोई पूरा जो दुनिया है वो एक डेजर्ट में, एक रेगिस्तान में बदल जाएगी। तब ग्रैंड मदर अपने पिता के बारे में बात को सुनते हुए कहती है कि एक विचार या एक सपना जिसमें दुनिया में कोई ट्री ही ना हो, ये तो मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा है। इसलिए मैं तो ऐसे जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूँगी जहाँ पर ट्री ही ना हो। यहाँ पर ट्री लेस मून की बात हुई है जिसमें ग्रैंड मदर ये कहना चाहती है कि मैं चांद पर भी नहीं रहना चाहती क्योंकि चांद पर कोई ट्री भी नहीं है। फिर ग्रैंड मदर कोकी को बताती है कि मैं अपने पिता की ट्रीज लगाने में बहुत ज़्यादा मदद करती थी, बड़ी खुशी से मैं अपने पिता की मदद किया करती थी। एक दिन हम वन डे द ट्री विल मूव, सॉरी, इसके फादर बताते हैं ग्रैंड मदर को कि एक दिन क्या होगा कि एक दिन क्या था कि ये जो प्लांट्स जो हैं ये मूव करने लगेंगे, ये चलने लगेंगे। दे हैव बीन स्टिल फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी इनके पिता कह रहे हैं कि एक दिन ये प्लांट्स चलने लगेंगे क्योंकि हजारों सालों से ये एक जगह रुके हुए हैं, पर लेकिन एक दिन ये जरूर चलेंगे क्योंकि एक समय ऐसा था जब ट्रीज चला करते थे। यहाँ पर एक कहानी बता रहे हैं अपनी बेटी को वैसे ही समझाने के लिए, जिसमें वो कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब ये ट्रीज चला करते थे जैसे लोग चला करते हैं, पर लेकिन एक भयानक सा राक्षस आया, उसने एक मंत्र बोला और उनकी सारी जड़ें जमीन में चिपक गई और ये यहीं पर रुके रह गए। पर ये बार बार मूव करने की कोशिश करते हैं और देखो ये किस तरीके से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो रस्किन बॉन्ड है उन्होंने हाथों को यानी आर्म्स को इनकी शाखाओं से, इनकी ब्रांचेस से कंपेयर किया है, सॉरी पर्सोनिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने एक कहानी बताई है जिसमें कहा है कि प्लांट्स भी कभी चला करते थे, किसी राक्षस ने एक मंत्र बोला और ये एक जमीन पर रुक गए, फिर भी ये अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए इनकी पिता की कहानी तो ख़त्म होती है, फिर आगे शुरू करती हैं। ग्रैंड मदर क्या बताती है? वो बताती है कि हमारे घर से आगे चलने के बाद जब हम कभी वॉक पे जाया करते थे तो एक रिवर बैंक के पास एक झरना बहता था, वहाँ पर एक आइलैंड था। आइलैंड पर एक बहुत छोटे छोटे पत्थर थे, एक रॉकी आइलैंड था, उसके बीच में रिवर बेड था और साथ में वहाँ रिवर बेड के समय आप जानते ही हो कि वो समर के समय वहाँ पर जब मॉनसून का सीज़न आता था, मतलब समर के समय तो वहाँ पर सूखा रहता था, पर जब मॉनसून आती थी तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती थी उस जगह पर, उस आइलैंड पर। हमने देखा उस आइलैंड के बीचों बीच एक टमारिंड का ट्री है। टैमारिंड का मतलब इमली का एक पेड़ है उस आइलैंड पर। तब मेरे पिता ने उसको देखते हुए कहा कि अगर इस पर एक इमली का पेड़ ग्रो हो सकता है तो कोई और प्लांट क्यों नहीं ग्रो हो सकता। पर जैसे ही मॉनसून का सीज़न आने वाला होता है हम उस रिवर के पास जाकर पहुंच जाते हैं और वहां पर कई तरीके के जैसे मैंगो, लेबनम, हेबिकस, कोरल, इन सभी के सैपलिंग यानी छोटे छोटे पौधों को वहां पर लगा देते हैं और ये आशा करते हैं कि एक दिन ये आइलैंड भी ट्री से भर जाएगा। वी मेड वन मोर विजिट टू द आइलैंड। फिर कोकी ने बताया कि हमने फिर बाद में दोबारा से उस आइलैंड पर गए मॉनसून को आखिर में आने से पहले, यानी मॉनसून के आने से पहले एक और बार हम वहाँ पे नज़ारा देखने के लिए गए कि हमारे जो पौधे हैं वो कैसे हैं। पर हमने देखा कि उसमें ज़्यादातर जो पौधे थे वो हेल्दी थे, मतलब ज़्यादातर सही थे पर थोड़े बहुत ही ख़राब हो गए। तो ज़्यादातर जो प्लांट थे वो सही थे। और ये मॉनसून सीज़न बहुत ही बेस्ट सीज़न होता है किसी के इंसान के लिए घूमने का, किसी भी इंसान या किसी भी जीव के लिए घूमने का बहुत ही अच्छा खुशनुमा मौसम होता है और हर एक मोड़ पर आपको कुछ नया देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बताया हुआ है इसमें कि आउट ऑफ अर्थ एंड रॉक एंड लीफ बो द मैजिक टच ऑफ द समर रेन ब्रिंग फोर्थ न्यू लाइफ। कि हर एक आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर जब बारिश होती है इन पत्थरों पर या फिर किसी भी पेड़ पौधों पर तो एक मैजिक टच जो होता है समर रेन का, वो एक नई जिंदगी ला देता है इन पौधों में,
इन जगहों पर, क्योंकि एक नए नए पौधे उगने लगते हैं। आपने देखा होगा जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं वो भी ग्रो करने लगती है। प्लांट्स भी ऐसी जगहों पर उग जाती हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। पीपल का ट्री ने भी अब जो छत है उसको अपनी रूट से घेर रखा था। अब एक मैंगो का ट्री भी, अब मैंगो का ट्री में जो मैंगो होता है वो भी अब हमारी खिड़की से झांक रहा था। मेरे पिता और मैं उन प्लांट्स को हटाना नहीं चाहते थे, पर इनको हटना पड़ेगा। इन प्लांट्स को तो हमें हटाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर सिर के ऊपर जो छत है वो गिरे ना। तो इसलिए मेरी मदर ने हमसे कहा कि अगर तुम इस किसी ट्री के ऊपर रहना चाहती हो, इस ट्री में रहना चाहती हो, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, तुम रह सकते हो, पर लेकिन मुझे अपने सिर के ऊपर एक छत चाहिए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से लटका हुआ कोई भी जंगल मेरे सिर के ऊपर से इस छत को हटा दे। और मैं खुद भी देख सकती हूँ, यानी जो दादी हैं वो कह रही हैं कि मैं खुद भी देख सकती हूँ कि हमारी जो दीवारें थी, हमारी जो छतें थी, उनमें से पेड़ों की जड़ें बाहर निकल कर आ रही थी। इसलिए हमने बड़े ही ध्यान से उन सभी प्लांट्स को हटा दिया और उनको बगीचे में लगा दिया। जब भी हम बाहर से बगीचे से अंदर की तरफ आते तो हमारे साथ साथ हमारी स्लीव्स के साथ एक लेडी बर्ड या फिर एक कैटरपिलर चिपक कर आ जाता था, और वो बार बार हमारी किचन की तरफ घूमता रहता था और मेरी माँ को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। ये सारी बातें कौन बता रही हैं? ग्रैंड मदर बता रही हैं अपनी कहानी। तो यहाँ पर फिर बताती है ग्रैंड मदर कि जो उनकी माँ थी उनको फ्लावर्स बहुत पसंद थे। उनकी माँ को जो फ्लावर्स पसंद थे क्योंकि उनकी जो सुगंध है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए उन्होंने रोज़, स्वीट पीस, जैस्मीन, क्वीन ऑफ नाइट, इस तरीके के जो फ्लावर्स हैं वो बगीचे में लगाए हुए थे। पर लेकिन मेरे फादर और मुझे ट्रीज ही ज़्यादा पसंद आते थे, क्योंकि ये जो ट्रीज हैं वो बढ़ते रहते थे और बार बार बदलते रहते थे, बर्ड्स को अट्रैक्ट करते थे और अदर विजिटर यानी अदर अदर जानवर्स को भी। अब बनियन का ट्री अपनी ज़िंदगी में तभी लौटता है जब मॉनसून का सीज़न आता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मॉनसून के सीज़न में ही इसकी जो ब्रांचेस है वो मोटी मोटी हो जाती हैं। स्कारलेट फिश यानी रेड कलर के कुछ कलर्स इस पर आ जाते हैं जो बड़े ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पर हमें इस बनियन के ट्रीज़ पर खाने के लिए बेरीज मिल जाती है। बहुत सारी बर्ड्स इकट्ठा हो जाती हैं इस ट्रीज़ पर और वो सभी अपनी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती हैं। जैसे कि जो माइनास है वो लड़ाई करते हैं अपने आप में, ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप में लड़ रही हो। कुछ खुशनुमा बुलबुल्स की आवाज़ आती है, कोपरमिंट्स की आवाज़ आती है और कभी कभार परेशान करने वाली वो आवाज़ जो एक क्रो की आती है। ये सारे ऐसे आते हैं जैसे कोई यहाँ पर दावत हो रही है। पर जब रात बढ़ती है तो ये पक्षी इसी पर पेड़ पर आराम करते रहते हैं और जितने भी चमगादड़ हैं वो अपने पंखों को बार बार फड़फड़ाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाउड लाउड आवाज़ निकालते हैं इन ब्रांचेस से और ऐसा लगता है कि जैसे ये ब्रांचेस पर चढ़ रहे हों। ठीक है, इस तरीके से आवाज़ें निकलती है। और बाद में तो जो ट्री है उस पर जो क्रिकेट्स हैं, ठीक है, क्रिकेट्स यानी कि वो कीटे, ये इस तरीके की आवाज़ें निकालती हैं जैसे कि इनका कोई बैंड हो और ये कोई बैंड बजा रहे हो, कोई गाना गा रहे हो। पूरे रात ऐसे ही पूरे दिन इन पे पेड़ों पर गाना सब बजता रहता है। और जैसे ही मॉनसून का सीज़न अपनी आखिरी छोर पर होता है तो बनियन का ये ट्री बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा जैसा बन जाता है। ऐसा लगता है कि म्यूज़िक जो है वो कॉन्स्टेंटली बजे जा रहा है। इस पर मैं जो है अपनी हाथ में एक स्मॉल सी फ्लूट लेती हूँ उसमें एक धुन बजाने के लिए, जिससे कि जो क्रिकेट्स और क्रिकेट्स की जो धुन है उसमें एक मधुर धुन संगीत जो है वो ऐड हो सके। पर जैसे ही मैं अपनी उस छोटी सी पाइप को बजाने के लिए शुरू होती हूँ तभी जो वो इंसेक्ट है अपने गाने को बंद कर देती हैं और बिल्कुल शांत हो जाती हैं। पर जब बड़ी हुई तो मेरी शादी हो गई और मैं रहने के लिए कहीं और चली गई। मैंने अपने ग्रैंड फादर जो है, मतलब तुम्हारे जो ग्रैंड फादर हैं उनके साथ रहने के लिए बॉम्बे चली गई। मतलब ग्रैंड मदर क्या बता रही हैं कि जब वो बड़ी हुई तो उनकी शादी हो गई। अब शादी हुई तो उन्हें अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए जाना है जो कि कोकी के ग्रैंड फादर हैं, तो उनके साथ रहने के लिए बॉम्बे चली गई और काफ़ी समय तक वहीं पर रही और कभी कभार ही अपने पिता से मिलने के लिए आया करती थी, करीबन 1 और 2 टाइम्स। ठीक है, और इनका कोई ब्रदर भी नहीं था। इनके पिता के मरने के बाद, ग्रैंड मदर के माता पिता के मरने के बाद ये पूरा घर इन्हीं का हो गया, इनकी ग्रैंड मदर का। और अब ये एक दिन
कोकी का होने वाला है। यहाँ पर एक ग्रैंडमदर कह रही है कि एक दिन ये जो जगह है ये भी तुम्हारी हो जाएगी। तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो इस जगह पर, या फिर तुम अपने उस छोटे से टाउन में जहाँ पर तुम अब रहती हो उस पोकी से लिटिल हाउस में वहाँ रहना चाहो तो वहाँ रह सकती हो, तुम्हारी इच्छा है। तब कोकी कहती है कि मैं यहाँ पर तभी रहूँगी जब आप यहाँ पर रहेंगी ग्रैनी। ग्रैनी कहती है कि ये ट्रीज तो यहीं पर रहेंगे ना, ये आइलैंड भी यहीं रहेगा। तो कोकी कहती है उस आइलैंड का क्या हुआ था जिस पर आपने पेड़ पौधे लगाए थे, क्या वो अभी भी वहीं पर है? तब ग्रैंड मदर बताती है अगर तुम कोई वॉक करना चाहो यानी पैदल चलकर यात्रा करना चाहो तो तुम देख सकते हो उस आइलैंड को। तब बताती हैं, रुको एक मिनट, लास्ट कहाँ पेज मूव हो गया, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर ग्रैंड मदर कहती है अगर तुम चलना चाहो, एक यात्रा पर जाना चाहो तो तुम उस आइलैंड को देख सकती हो। मैं बताती हूँ कि मैं जब यहाँ पर दोबारा आई थी 20 सालों बाद, मैं यहाँ पर इस आइलैंड पर जब वापस लौटी थी तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा एक पुराना सा घर, सॉरी, मैं एक पुराने से घर से बाहर निकली थी और वही रास्ता मैंने अपनाया जो मैं अपने पिता के साथ अपनाया करती थी एक वॉक पर चलने के लिए। उस समय जब मैं वापस आई थी तब फरवरी का महीना था। मुझे याद है कि मैं उस रिवर के किनारे वहीं पर गई। मेरी आंखों ने जो नज़ारा देखा उस नज़ारे को मेरी आंखों ने कैच कर लिया। वहाँ पर उस आइलैंड पर कोरल ब्लूसम नाम के फूल्स लगे हुए थे, खिले हुए थे। वहाँ पर जो रिवर बेड था, ड्राई रिवर बेड, उसके पास जो आइलैंड था वहाँ पर वो ग्रीन पैराडाइज बन चुका था, यानी हरियाली ही हरियाली थी। जब मैं ट्रीज़ के पास पहुंची तो मैंने ये ध्यान दिया कि वहाँ के पर पैरट्स भी, बहुत सारे पैरट्स भी रहने के लिए अब आ चुके हैं। एक छोटा सा डियर जो अपने झुंड की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। मैंने देखा कि एक मतलब बहुत सारे जो जानवर हैं, मतलब बहुत सारे जो पक्षी हैं वो वहाँ पर घास में छिपे हुए हैं, और जैसे वो मुझसे कह रहे हो, मुझे चुनौती दे रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हो हु आर यू, हु आर यू। पर लेकिन ये पक्षी और ये जानवर तो मुझे नहीं जानते, पर ये ट्रीज तो मुझे जानते हैं। मैंने ये आवाज़ मतलब ये बात अपने आप से कही और उनके पास गई। मैंने अपने हाथों को खोला और उनकी बाक्स, उनके तनों को से लिपट गई, और ऐसे लगाम जैसे कि मैं अपने पुराने दोस्तों को छू रही हूँ, मैं अपने पुराने दोस्तों के हाथों को छू रही हूँ। और मैंने ध्यान दिया कि जितने भी स्मॉल ट्री हैं, वाइल्ड ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं, वो सभी झूम उठी थी, जैसे कि वो मुझे किसी प्रोटेक्शन में आ चुकी हो, कि जैसे वो जानती हैं कि हमने ही उन्हें उगाया था। अब ट्रीज भी जो हमने लगाए थे वो भी मल्टीपल्स हो चुके हैं। अब फॉरेस्ट भी मूव करने लगे हैं। एक मेरे पिता के सपने में, मेरे पिता का क्या सपना था कि एक जंगल क्रिएट हो सके, और अब एक संसार के कोने में एक मेरे पिता का वो सपना अब सच हो चुका है। अब ये फॉरेस्ट भी क्रिएट हो चुका है, और अब ऐसा लग रहा है इन ट्रीज़ को, इन प्लांट्स को देखकर कि सच में ये ट्रीज़ जो है अब आगे बढ़ रही है, ये वॉक कर रहे हैं। इस तरीके की ये कहानी आज ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।